बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी ए 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और कल होने वाली सबसे बड़ी डेवलपमेंट मेरे ख्याल से वो जो एक इतनी लंबी तहरीक चल रही थी उसका नतीजा कल निकल आया है। हमने नून लीग के जितने भी कारकुन रहनुमा हैं उन्हें कल खुशी भी मनाते हुए देखा। आगे चल के हम डिटेल में अपनी खबरें जब डिस्कस करेंगे तो ये आज की बड़ी खबर है, ज़रूर इसको भी डिस्कस करेंगे, खबरें भी शामिल होंगी, साथ ही साथ अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे, सेगमेंट्स भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आगाज़ करते हैं आज की अच्छी बात से। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि आखिरी जो हकूक़ है मरने वाले के माल के साथ, वो ये है कि 1/3 की वसीयत के बाद जो माल बचेगा वो वरसा में तक़सीम होगा। आजकल हमारे मुआशरे में बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़ता मीरास वारिसिही, जिसने किसी वारिस को मीरास से महरूम किया, अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नत की विरासत से महरूम करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, देखना, बहनों को हिस्सा देना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात जो कि आपके साथ शेयर की है। अब बढ़ते हैं जी आज की खबरों की तरफ। हमारे पास खबरें कौन कौन सी हैं, टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। लीड स्टोरी आज की क्या है जी? शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनते ही अवाम को बड़ा रिलीफ, माहाना उजरत कम से कम 25,000 मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का केस, वज़ीर आला का इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता, चीफ जस्टिस। गाड़ियों के नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड की फराहमी का रिकॉर्ड गायब, महकमा एक्साइज ला इल्म। और पंजाब सोशल सिक्योरिटी का बड़ा इकदाम, सेल्फ रजिस्ट्रेशन स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। जी तो नाज़रीन, हम तमाम अपनी खबरें जो हैं आपके साथ शेयर कर चुके हैं और इन खबरों की तरफ भी जाएंगे। लेकिन कल जब शहबाज शरीफ साहब का एज ए वज़ीर आज़म जब वो मुंतखब हुए तो उन्होंने कुछ अवाम के साथ भी बातचीत की और इसके साथ साथ कुछ सरप्राइज़ भी दिए और नवाजिशात मैं तो कहूँगी आते ही करना शुरू कर दी। तो कुछ मनाजिर आपके साथ उस वक्त शेयर करते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इस वक्त गरीब आदमी, परेशान और बर्बाद हो चुका, मैं उनकी कुछ अशकशोई के लिए अपने तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। इसका इतलाक़ इसी 1 अप्रैल से होगा, जो गुजर गया है इसी महीने से होगा इसका इतलाक़ इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करता और अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से, कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। इस साबका दौर में नज़रअंदाज किया गया, लिहाजा सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। बेनज़ीर कार्ड को दोबारा लेके आएंगे और इस मुल्क के अंदर हम अब जिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ के बाज़ारों और महलों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता। जी तो शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन और रिजवान नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल जी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये पुराना पाकिस्तान, हाँ देख लें राव साहब ने पुराना पाकिस्तान है। मुझे तो याद ही नहीं था कि आज का हमारा शो जो है वो पुराने पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान से जो उम्मीदें अब वाबस्ता हैं
उनकी भी एक लंबी खबर की फहरिस्त तरफ है। जाएंगे, प्रॉपर आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताइएगा खुश हैं आप या नहीं? देखिए, खुशी की बात तो आप तब करेंगे तब जब आप मुल्की मसाइल को जो मुश्किलात की गिरदाब से निकलता हुआ देखेंगे, तो तब आप होंगे। जब आगाज तो कर दिया है रिजवान साहब। एक मिनट, मुझे सिर्फ एक कमेंट लेने दें कि खुश हैं या नहीं। मैं कमेंट कर दूं। मैं खुशी उस वक्त यकीनन होगी जब हम 2018 या 19 की सतह पर जो अशिया खरोश हैं उनकी कीमतों को देखेंगे, फ्यूल की प्राइसेस को देखेंगे, स्टॉक मार्केट को तब देखेंगे। कल आगाज कर दिया राव साहब, अब आराम से थोड़ा सा। खुशी तब होगी। अब इम्तहान और भी हैं, अभी बहुत सफर बाकी है। हाँ, कंपैरिजन करें, टाइम बहुत टफ है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। रिजवान साहब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात की है राव साहब ने कि जब महंगाई की शरह कम होगी और लोगों की वेजेस बढ़ेंगी तब जाके ये जो है वो खुशी इसको अमली जामा पहनाया जा सकेगा। अभी हुकूमत लामहल्ला तौर पे जो है वो तब्दील हुई है और लोगों की एक जबिलत है, लोगों की फितरत है कि जैसे ही जो हुक्मरान थोड़ा सा पुराना होता है, 2-3 साल निकाल लेता है, तो उसके बाद जो है वो तब्दीली चाहते हैं। फिर महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आप उसमें कोरोना का एलिमेंट ले लें, आप उसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड कर लें, तो और महंगाई की वजह से जो है वो लोगों को परेशानी तो थी, लोग चेंज चाह रहे थे। एक ड्रामाई अंदाज में ये चेंज आया और तमाम जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने मिल के जो है वो ये फैसला किया कि अब जो है वो हुकूमत को चलता करना। ये आपने सही कहा, ड्रामाई अंदाज में, जैसे हर रोज ड्रामे की एक नई किस्त देखने का वो होता है ना आपको, कि आप टाइम पर टीवी लगा के बैठ जाते हैं। इंतकाले इक़्तिदार का ये मरहला देखा है, बड़ा मुश्किल था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात करें तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया है और जो उनकी खामियां रही हैं उनको उन्होंने उन पर काबू पाने के बजाय एक नया अपने आप को नया इमरान खान जो है वो दिखाने की कोशिश की है। यानी वो नहीं तो फिर कोई और भी नहीं। तो पॉलिटिक्स में ये रविश जो है ये इंसान को पीछे ले जाती है। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से पहले ही बहुत ज़्यादा ये मशहूर है और कभी भी नहीं देखा होगा किसी ने कि किसी के जनाजे में इन्होंने शिरकत की हो, कहीं किसी फौतगी पर गए हों तो, या अपने मौसनों को इन्होंने या ये मौसम कुछ ना हो इनके हवाले से। और ये तो इनकी खामियां थी, लेकिन अब इंतकाले इक़्तिदार के दिनों में और ख़ास तौर पर एक ग्रेसफुल एग्ज़िट का इनके पास बहुत बड़ा मौका था। बड़े कम लोग होते हैं जिनके पास ग्रेसफुल एग्ज़िट का मौका होता है। वो था 27 मार्च रात जब जलसे से खिताब कर रहे थे, जब वो कागज़ लहरा रहे थे, तो तब अगर ग्रेसफुली इनके पास जाने का मौका था वो इन्होंने खो दिया। उसके बाद इस्तीफ़ा नहीं देंगे, फिर नहीं जाएंगे। और जिस तरह की सोशल मीडिया पर अब इनके जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है और जो जिस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के हवाले से या दीगर सियासी कायदीन के हवाले से, तो ये उसी तरबियत का पेश खैमा है जो प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की है। और अपने जो खुद तो बदतमीज़ी और बदतहजीबी के मैं समझता हूँ कि नंबरदार हैं और उनके जो पैरोकार हैं वो उनसे बड़े हैं आगे। तो ये सूरत हाल है और इससे जो एक हम देख रहे थे कि मैच्योर पॉलिटिकल एक जो आएगा हमारे यहाँ भी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को एज अ सीएम तो हम देख चुके हैं और इंतज़ामी मामलात वो किस तरह से हल करते हैं, लीड किस तरह से करते हैं, बहुत अच्छी मिसालें हमारे सामने हैं। अब उम्मीदें जो हैं लोगों की बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। हमने लोगों से उनकी राय भी जानी, आगे चल के हम दिखाएंगे भी। आपको क्या लगता है एज अ प्राइम मिनिस्टर भी वो परफॉर्म कर सकेंगे, आवाम की उमंगों पर पूरा उतर सकेंगे? है ना, देखें मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का उनका एक परसेप्शन है कि वो इदारों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में एक खौफ होता है उनका, चीज़ों को समझते हैं। उनको डाच करना जो है ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है, वरना ब्यूरोक्रेसी जो है ये मार देती है प्रेजेंटेशन की, कि आपको स्क्रीन के ऊपर एलईडी के ऊपर प्रेजेंटेशन देंगे, उसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बड़े शानदार किस्म के आपको जो है वो कायल कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो जहाँ जहाँ उन्हें दिहाड़ी नज़र आती है, जहाँ जहाँ उन्होंने वारदात डालनी होती है उससे वो बाज नहीं आते हैं। शहबाज शरीफ को डाच करना मुश्किल है, लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को तब कंसिडर किया जाएगा जब उन्होंने इदारों के अंदर कोई तब्दीली चेंज लेके आए हों। 10 साल दौर में आप देखें पुलिस का वतीरा नहीं बदला, पुलिस वैसी ही है जैसे पहले थी।
आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो फुर्तियाँ तो नज़र आती हैं, चालाकियाँ तो नज़र आती हैं। मियाँ साहब जाते हैं और जाके किसी भी हॉस्पिटल का सडन विज़िट करते हैं और उसके एमएस को सस्पेंड कर दिया या मुतलका डॉक्टर्स को कोई सज़ाएँ दे दी, लेकिन प्रैक्टिकली उसका पब्लिक को फ़ायदा नहीं होता। ये लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं होती। इससे हट के अब पब्लिक को डिलीवर करना पड़ेगा, वरना चूंकि पब्लिक में बड़ा शऊर आ आपने चुका बात की तो ये जो तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है, पेंशन में 10% इजाफा, कम से कम उजरत 25,000 मुकर्रर, डॉलर की कीमत नीचे जाना शुरू की। राव साहब ये आगाज समझ रहे हैं कि आगाज हो चुके हैं? अभी इस गवर्नमेंट को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि विरसे में बहुत सारे मसाइल मिले हैं, मसाइल पाकिस्तान के हैं, लेकिन इससे जो प्रीवियस रजीम थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में, उन्होंने बुनियादी तौर पर खुद कुछ करने के बजाय जो गवर्नमेंट आती है वो यही दावा करती है कि पिछली हुकूमत बहुत मसाइल छोड़ के कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी मुआशरती और सियासी बहरान का शिकार है बुरी तरह से। और फिर आपके पास जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनसे निपटना है आपने, फिर जो इन्फ्लेशन रेट है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उससे किस तरह से आप निकलना है, फिर महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो इस प्राइम मिनिस्टर के सामने हैं। और अगर जो रिजवान नकवी साहब ने बात की कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की, मेरा ख्याल है कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तभी होते हैं कि जब जो एक नया सियासी कल्चर का जो आगाज़ करे वही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। हमने देखा कि माजी में शहबाज शरीफ ने भी बहुत सारी ऐसी गलतियां की पंजाब में कि उससे पहले जो हुकूमतों के प्रोजेक्ट से उनको रोका, उनको ख़त्म किया, बहुत सारे मैं गिनवा भी सकता हूँ आपको यहाँ पर। और फिर 10-10, 12-12 माह में मेट्रो बस तो बन गई, लेकिन एक मेयो अस्पताल का क्लॉक टावर जो किसी और ने शुरू किया था वो 10 साल लगे उसको बनाने में। इसी तरह फिरोजपुर रोड पर मुबारक सेंटर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको तो अब अगर इनकी गवर्नमेंट आई है तो कम से कम जो अच्छे इनिशिएटिव हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रोल बैक ना करें। उनका अगर रोल बैक करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कौमी सरमाए को मज़ीद नुकसान पहुंचाया। दूसरी चीज़ मैं भी रिक्वेस्ट कर दूं कि सूरत हाल इस तरह की कि माजी में हमने देखा कि कैंप ऑफिस बहुत ज़्यादा थे, जिससे सरकारी वसाइल का बहुत ज़्यादा होता है। इससे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सख्ती से इस पर अमल दरामद करना चाहिए। लाहौर में सिर्फ एक जगह पर कैंप ऑफिस इनका होना चाहिए, इसके अलावा कोई कैंप ऑफिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर कैंप ऑफिस होते हैं वहाँ पर 1000-2000 आपकी नफरी वैसे ही बाउंड कर दी जाती है। वसाइल इस्तेमाल होते हैं, PHA के मुलाजमीन, वासा के कारपोरेशन के मुलाजमीन, ये सारे वसाइल हैं, इनसे अब आपको निकलना है, अखराजात को कम करना है। काबीना का साइज़ इनको 20 से 25 इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ कैबिनेट का नहीं होना चाहिए। जो इत्तेहादी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि किफ़ायतशारी, हकीकी किफ़ायतशारी जो है वो मुल्क की ज़रूरत है। अगर और जो एक नया सियासी कल्चर जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिस तरह इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की है, बिल्कुल गरीबों की सपोर्ट के लिए ये प्रोग्राम है, इसको मज़ीद शफाफ बनाए, इसमें और पैसे डालने की ज़रूरत है। ये ऐसा एक सोशल नेटवर्क है जिससे गरीब जो ख़ानदान है उनकी वाकई दादरसी होती है। और जो भी इसके अलावा अच्छे इनिशिएटिव हों प्रीवियस गवर्नमेंट के, उनको आगे लेकर चलें और ग्रेसफुली ये इन पर काम करें, तो मेरे ख्याल से कोई वजह नहीं है कि ये कामयाब ना हो। फिर ये आपको ओवरऑल बेहतरी भी नजर आएगी। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राव मलिक साहब की गुफ्तगू सुनिए, एक कमेंट चाहिए, फिर अगली खबर। देखिए, ये तो बड़ा एक सिंपल सा मामला था पंजाब में कायदे-ए-वान के चुनाव का। उसके हवाले से तमाम तर जो मामला थे, एक वक्त वो था कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर से ये फौरी मुतालबा किया कि कुछ भी हो, हमें 2 अप्रैल से आगे नहीं जाना। अगर 2 अप्रैल को इलेक्शन नहीं करवाते तो मैं वज़ीर आला का इलेक्शन जीत नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद फिर 3 अप्रैल और 3 अप्रैल से सिलसिला शुरू हुआ। फिर इसको जो वो लिंगर ऑन किया गया। वोटिंग होने के टाइम पर जो है वो एक माहौल इस तरह का बनाया गया और उसके बाद फिर इजलास मुलतवी किया। मुलतवी करने के बाद फिर बुलवाया गया, फिर उसके बाद एक डेट दे देगी, फिर डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात और वो तमाम ये सूबे में हमने जो देखा कि तमाम वो गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात जो है वो उठाए गए हैं। जब स्पीकर सूबाई असम्बली ने अपने इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को तफवीज़ कर दिए हों और जब फिर स्पीकर ख़ुद भी कैंडिडेट हो कायदे-ए-वान के चुनाव का,
तो ऐसी सूरत हाल में किस तरह से मुमकिन है कि उनके इख्तियारात को दोबारा से वो डिसीज़ करें। और यही हुआ है सारी सूरत हाल में, चूँकि नंबर्स गेम का मामला था, नंबर्स पूरे नहीं हो रहे थे। और छोटा इमरान खान जो चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह में मौजूद है, जिनका नाम मोनस लाई है, उनकी अनापरस्ती इस सारी सिचुएशन को ख़राब करके गई है। क्योंकि बड़ा एक मुत्तहिदा अपोजिशन के कैंडिडेट के तौर पर चौधरी परवेज़ लाई साहब को नॉमिनेट किया गया और इस हवाले से मुबारकबाद भी रात के अंधेरों में वसूल की इन्होंने। ज़रदारी साहब का शुक्रिया भी अदा किया, तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन उसके बाद फिर छोटा इमरान खान, मेरी मुराद साबिक वफाकी वज़ीर मोनस लाई से है, तो एकदम से 15 मिनट में उन्होंने बाजी पलटी और ज़िद की, जिनकी ज़िद का खमियाजा चौधरी बरादरान को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि डिवीजन बड़ी वाजिया हुई है। तारिक बशीर चीमा और सालक हुसैन ने वोट दिया है शहबाज शरीफ को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ वोट दिया है। अब टोटल 5 वोट थे, 3 जो 2 कम अज़ कम डिवीजन भी हुई। और ये सारी सूरत सिर्फ इसी वजह से चौधरी बरादरान को फेस करना पड़ी है, जिनके खाते में वज़ादारी और असूलों की सियासत था, वो सारी जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी उनको जो वो मुंह की खाना पड़ी है। और अब इजलास को लिंगर ऑन किया है, थोड़ी बहुत शीशे टाइम जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है, अलबत्ता उसकी वजह कोई नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा टाइम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वज़ीर आला का इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकता। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। कल हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने तनख्वाहों में इजाफे की नवीद सुनाई और इससे लोग बड़े खुश भी नज़र आए। मजदूर तबका बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है और रोज़मर्रा की महंगाई से उन लोगों की बेचारों की चीखें निकल रही हैं। तो मजदूर ख़ास तौर पर क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने से, वो कितने खुश हैं या फिर तंग हैं, क्या तासुरात हैं उनके? ये आम आवाम का मसला है इस वक्त सबसे बड़ा, महंगाई। और लोग कहते हैं जी हुकूमत में चाहे जो भी हो, अब हमारा मुतालबा क्या है कि महंगाई ख़त्म हो जाए। रिजवान साहब, हम ये रमज़ान बाज़ारों में दिखाते रहते हैं, एज सच कोई ना तो डिफरेंस है, और अगर जिन चीज़ों में डिफरेंस है भी वो चीज़ें नायाब हो जाती हैं। तो आवाम का मसला तो वहीं का वहीं रह गया ना। बिल्कुल ऐसे ही, आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है, जनरल पब्लिक को, मजदूर तबके के आपने ये बातें सुनाई हैं, बिल्कुल उन सब की यही राय है कि जी वो यही चाहते हैं, जो परसेप्शन सोसाइटी में बनता है कि जी मियाँ शहबाज शरीफ आ गए हैं तो वो कंट्रोल कर लेंगे और महंगाई जो है। ये एक फैक्ट ज़रूर है कि बुज़दार सरकार के दौर में यहाँ पे रेट नहीं थी इंतज़ामिया की। ऐसे ही है। एक गली में एक चीज़ जो है वो 100 रुपये केजी बिक रही है, साथ वाला 70 रुपये किलो बेच रहा है, उसके साथ वाला 120 रुपये बेच रहा है। इंतज़ामिया बिल्कुल सोई रही है, इंतज़ामिया की जानिब से इस पर किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जाता था। और माफियाज ने बड़ी कमाई की है ये जो 3-3.5 साल थे, इसमें ग्रोसरी स्टोर्स ने बहुत कमाई की है। उसके साथ माफियाज के लिए सुनहरी दौर अगर कहा जाए तो मेरा ख्याल बिल्कुल भी बेजा नहीं होगा। कारोबारी तबके ने बहुत पैसा कमाया, जनरल पब्लिक जो थी उसको रिलीफ नहीं मिला। जनरल पब्लिक को जो चीज़ें सस्ते दामों मिल भी सकती थी अगर चेक रखा जाता, इंतज़ामिया जो है अपनी प्रेजेंस शो करती मार्केट्स में, वो नहीं रखा गया, जिसकी वजह से लोगों को मुख्तलिफ रेट्स पे चीज़ें जो हैं वो मार्केट में, एक ही मार्केट के अंदर चीज़ों के 4-4, 5-5 रेट्स चल रहे होते थे। आप अगर दूध की बात करें, एक शॉप वाला जो है 120 रुपये केजी बेच रहा है, साथ वाला 110 रुपये, एक उसके साथ वाला जो है वो एक गड़वी के साथ आधी गड़वी फ्री दे रहा है, वो केमिकल मिला दूध है। ना पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखा गया जो फूड आइटम्स थी, ना ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी जानिब से चेक एंड बैलेंस रखा गया। पब्लिक को रिलीफ नहीं मिला किसी भी सूरत में। पब्लिक इस वजह से भी देख रही थी कि कोई ऐसा आए जो कि कम से कम चेक रखे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो। और ये मियाँ शहबाज शरीफ के वाले से एक आम परसेप्शन है कि वो चीज़ों को इस तरह, ये जो मार्केट के अंदर जो डिफरेंस नज़र आता है रेट्स का, इस पे वो कम से कम चेक रखते हैं और इस पे कंट्रोल करते हैं। चलें जी, अब आवाम की उमंगों पर कितना पूरा उतरते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। अगली खबर है जी, महकमा एक्साइज ला इल्म है, अब ला इल्म है, खुद आंखें बंद कर रखी हैं या फिर प्लान आवाम को तंग करने का है जी। गाड़ियों के नंबर प्लेट और स्मार्ट कार्ड की फरहमी का रिकॉर्ड ही गायब हो गया। मतलब अब जिन लोगों की स्मार्ट कार्ड मिली हैं या नंबर प्लेट्स मिली हैं, रिकॉर्ड गायब हो गया तो कौन पहुंचाएगा राव साहब उन तक? देखिए, मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ। मेरी मोटरसाइकिल का नंबर लगा हुआ है 2018 का, तो आज तक वो पैसे देने के बावजूद, पैसे भी दे चुके हैं लेकिन आज तक वो नंबर प्लेट्स जो है, वजह उसकी क्या बताते हैं? उसकी वजह
बताना उसकी वजह क्या बतानी है कि आपको पता है कि अगर आप सड़क पे खड़े हों तो आपको 20 डिज़ाइन नंबर प्लेट्स के नज़र आएंगे। हाँ, जिन्हें फैंसी नंबर प्लेट्स और नहीं, फैंसी तो उनको ये कहते हैं जो आपने खुद लगवाई हो, स्पेशली कस्टमाइज बनवा, जो महकमा एक्साइज ने जारी किए हैं उनके डिज़ाइन जो है वो आपको नज़र आएंगे। वो जो नमूना आए रोज़ माशाल्लाह से जो तरक्की है ना महकमा एक्साइज की, वो यही है कि आए रोज़ डिज़ाइन तब्दील करना नंबर प्लेट का, कोई ना कोई नई चीज़ उसमें डालते रहना है। और नंबर प्लेट्स पहुँचे या ना पहुँचे इस जिम्मेदारी से वो आ रही हैं। पैसे उनको मिलने चाहिए, उनको जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से आवाम को ज़िच करना है, किस तरह से आवाम की जेबों से पैसे निकालने हैं, इस पर तो बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग रहती है। लेकिन आवाम को सहूलत कैसे देनी है, आवाम को स्मार्ट कार्ड अनाउंस किया, स्मार्ट कार्ड कैसे पहुंचाना है, इस हवाले से कभी हम देखते हैं फलां कोरियर कंपनी से बात हो रही है, फलां कोरियर कंपनी से बात हो रही है। मैं आपकी बात क्यों कोरियर कंपनी से क्यों करनी है? ये सारे पैसे कमीशन का चक्कर होता है। जो ठेका, जहाँ पे टेंडर ठेका इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे पसंद नापसंद होती है, कौन सी कंपनी कितना परसेंटेज देगी, उसमें पब्लिक सफ़र करती है, पब्लिक का नुकसान होता है। अब आप देखें इस खबर के मुताबिक ये पोस्ट ऑफिस के पास जो है इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और दोनों महकमों की आपस में जो है वो इंटीग्रेशन नहीं है कि महकमा एक्साइज से अगर कोई शहरी रजू करता है कि उसे नंबर प्लेट नहीं मिली या उसे स्मार्ट कार्ड अभी तक नहीं मिला, तो इनके पास रिकॉर्ड ही कोई नहीं। लेकिन इमरान साहब, उस आम आदमी का क्या कसूर है जिसने पैसे भी दे दिए हैं, नंबर प्लेट का इंतजार कर रहा है, अब पता चल रहा है कि उसका रिकॉर्ड ही गुम हो गया। मामला सारा वही है कि ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जब आपके सूबे के अंदर ऐसा शख्स बैठ के हुक्मरानी कर रहा होगा जिसको चीज़ों का नहीं पता है, तो फिर ऐसे ही मामला चलेगा। बेसिकली ना तो सजा का निज़ाम है ना जज़ा का निज़ाम है। ऑब्वियसली ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कर दी है, क्योंकि जिस तरह से कमज़ोर हुकूमती रिट रही है और जिस तरह से 8 क्लब अब तो सारा कुछ खुल के सामने आ गया कि 8 क्लब मंडी बनी रही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की आवाज़ें लगती रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा लो, और बाकायदा ऑक्शन होती रही है। तो ऐसे में गवर्नेंस किस तरह से बेहतर हो सकती थी? गवर्नेंस के हालात ये हैं कि तौसा की अगर कोई फ़ाइल हो तो वो तो रुकने का नाम नहीं लेती, वो तो मुकम्मल होकर जो है वो खुद इतला कर देती थी। जबकि अगर किसी और इलाके की बात है या लाहौर की अगर बात कर लें, जिस प्रोजेक्ट की भी इन्होंने बात की, वो प्रोजेक्ट इनका फाइलों में तो ज़रूर नज़र आया, अखबारात की शह सुर्खियों में तो बड़ा नज़र आया, ख्वाह वो हसार अस्पतालों का हो या वो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का मेगा प्रोजेक्ट हो, वो बहुत नज़र आया। लेकिन अमलन इन पर क्या इकदाम हुए हैं ये आप ऑन जो ग्राउंड है वो ये देख सकते हैं। सबको पता है बहुत अच्छी तरह। राव साहब, मुझे ब्रेक का इशा कह रही हैं, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे और कुछ अगली खबर हम डिस्कस करेंगे। पंजाब सोशल सिक्योरिटी का बड़ा इकदाम क्या है, इस तरफ आएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। खबर ये है, पंजाब सोशल सिक्योरिटी ने बड़ा इकदाम उठाया है। ये बड़ा इकदाम क्या है और इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा? जी रिजवान साहब। ये इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है कि जो फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स काम करते हैं, लेबरर्स, वो आज खुद अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। चूँकि होता ये है, प्रैक्टिस ये चलती है कि हर वो कारोबारी अहाता, हर वो फैक्ट्री, हर वो शॉप जहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन अपने मुलाजमीन का जमा करवाना है, जिसके एवज़ फिर मुलाजमीन को 16 किस्म के मुख्तलिफ फ़वाइद हैं जो कि किताबी हद तक उन्हें दिए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में मिलती हैं। आप देखें, ये जो 3.5 साल दौर था, इसमें मज़दूरों के लिए बहुत ज़्यादा MOU साइन किए गए, एग्रीमेंट्स किए गए, लेकिन वो सारे इल्यूजन था, एक आई वाश था। ऐसी कंपनियों के साथ, बड़ी लग्जरी बस सर्विस के साथ जो है एक एग्रीमेंट किया गया। उसके अलावा एक बड़ी मेडिकल लैब के साथ एग्रीमेंट किया गया कि मज़दूरों को यहाँ पे 10% और एक जगह पे 15% और कारोबारी आउटलेट्स के साथ जो है 150 से ज़ायद बड़े कारोबारी आउटलेट्स के साथ एग्रीमेंट्स किए गए कि मज़दूरों को 5 से 45% तक रियायती नरखों पे चीज़ें मिलेगी। लेकिन वो ऐसे आउटलेट्स थे जहाँ पे अगर उन्हें 5, 10, 15, 20% लेस रेट्स पे भी अगर चीज़ें मिलें तो मज़दूर अफोर्ड नहीं करता उन आउटलेट्स पे जाना। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा था और आईवाश था, जो कि एक
कुछ भी ना करके हुकूमत बज़ाहिर ये शो करती रही कि हम मज़दूरों के लिए बहुत सारे इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हुआ ये कि हुकूमत चली गई, लेकिन अभी तक जो है वो पंजाब के 12 लाख मजदूरों को में से एक को भी मजदूर कार्ड नहीं दिया गया। उनको उनका राइट नहीं उस मिला। मजदूर कार्ड के ज़रिए इन्होंने डंडोरा पीटा और एडवर्टाइज़ किया कि जी 12 लाख मजदूरों के बैंक अकाउंट्स खुलेंगे, जिसमें इस सारे निज़ाम को शफाफ कर दिया जाएगा और मजदूरों को जो सैलरीज फैक्ट्रीज़ में दी जाती हैं वो सैलरीज उन्हें बैंकिंग चैनल के थ्रू मिलेंगी, जिसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत लोन ले सकेंगे और उन्हें एक खुशहाली का एक नया दौर आएगा। इसी में एक चीज़ ऐड कर दें कि जो 25,000 का जो अब अनाउंस किया ना प्राइम मिनिस्टर ने, वो 25,000 को इंश्योर भी सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने ही करना है कि ये मिल पा रहा है मजदूर को या नहीं मिल पा और जिनकी तादाद बहुत बड़ी है। और सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है ये इसका कभी इस हवाले से मुख्तलिफ जो स्कैम्स हैं वो सामने आते रहते हैं, लेकिन जब कोई कहीं बॉयलर पड़ता है तो फिर पता चलता है कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है और फिर बैक डेट्स में ये वो चलान वगैरह भरते हैं, इस तरह का कोई काम है इनका। तो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बुनियादी तौर पर इसका मकसद तो यही है कि मज़दूरों की फ़लाह के लिए काम करे, मज़दूरों के बच्चों की जो की फ़लाह के लिए काम हो, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर भी ज़बानी जमा खर्च से आगे बढ़ता हुआ हमने कभी नहीं देखा। ऐसा ही है और आवाम को बार बार जो है वो ये उम्मीद दिलवा दी जाती है कि जी उनके लिए सोचा जा रहा है, उनके लिए काम किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। शाह साहब शुक्रिया, रिजवान साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ, आप हेडलाइंस जानिएगा, हेडलाइंस के बाद शो में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हमने जी क्योंकि हम कहते हैं आप रोज़े रख रहे हैं, ऑलरेडी गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं कि रोज़े के साथ क्योंकि आप फ्राइड चीज़ें भी खा लेते हैं, अफ्तारी में जलन मैदे में होती है और तेज़ाबियत सी महसूस होती है। इसका हल अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं अच्छा आप दही का इस्तेमाल अगर सहरी में या फिर अफ्तारी में कर लेंगे तो तेज़ाबियत के जो जलन के इशू हैं इससे बचा जा सकता है। दही कितनी इफ़ेक्टिव है माह रमज़ान में, इसका इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं, क्या वाकई प्यास कम लगने में दही का जो है वो कोई रोल होता है। बहुत सारे लोग दही से लस्सी भी बनाते हैं, दूध की लस्सी भी बनाते हैं। दही दूध का इस्तेमाल, लस्सी का इस्तेमाल कितना इफेक्टिव है माह रमज़ान में। हमारे साथ सहर चावला मौजूद हैं, उन्हें वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच सहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दही का इस्तेमाल हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले तो बताइएगा, हर दूसरा बंदा जो है मुझे नज़र आ रहा है तेज़ाबियत का शिकार है, हर दूसरा बंदा कह रहा है स्टमक में पेन है। अब क्या ये वाकई जो हम अफ्तारी में इतना सारा कुछ बना रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है? ओवरऑल भी है ना, अगर आप हमारे पास देखें हमारी ईटिंग हैबिट्स जो कल्चरल शिफ्ट आया ना, खास करके पिछले 5 सालों में जब से जंक फूड इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, हर जगह पे की है तो यहाँ पे भी की है, तो तब से जो डिनर की टाइमिंग है वो लेट हुई है। तो जब डिनर की टाइमिंग आपके पास लेट हुई है और अपनी लास्ट मील और सोने का टाइम आपके पास करीब हो गया है, तो एसिडिटी के इशू फिर वो ये नहीं होता कि आपको 1, 2 या 3 बार होती है, फिर आपको उसकी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई ना, फिर आप उस प्रॉब्लम के आदी हो गए। फिर आप जिस तरह ये फ्राइड चीज़ों की कंजम्पशन करते हैं, जंक फूड की कंजम्पशन करते हैं, जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना गुड बैक्टीरिया मारना शुरू कर देते हैं। जब बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होता है तो ये अर्ली मैनिफेस्टेशंस ही हैं कि आपको तेज़ाबियत के इशू होना शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आम रूटीन मैं आजकल हर दूसरे बंदे से क्या सुन रही हूँ कि सहरी तक बिल्कुल जागते हैं और रोज़ा रखने के फ़ौरन बाद खाना खाने के बाद लोग सो जाते हैं, रात को सोने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। क्या ये भी हमारे स्टमक इशू के लिए? ये तो इतनी बुरी रूटीन है ना, और अक्सर आप देखिए खास करके जवान लड़के लड़कियों में रमज़ान में उनका ये ट्रेंड होता है यूनिवर्सिटी गोइंग में या फिर जो यंग लोग हैं अपने लेट 20s अर्ली 30s में कि पूरी रात जागेंगे, ऑफिस जाएंगे, दिस इज़ व्हाट दे डू। तो जब आप पूरी रात जागेंगे, मैंने पहले भी काफ़ी बार बात की, मैं दोबारा करूँगी, जब आप पूरी रात जागेंगे आप अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सोजिश करने वाले केमिकल्स को आप ज़्यादा करेंगे। तो जब आप सोजिश करेंगे वो आपकी बॉडी सारी ऑर्गन्स में होगी ना, और उसके बाद फिर जो लोग घरों पे हैं, जिन बच्चों को यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हुई हैं या हाउसवाइफ्स हैं या जो भी, तो वो जब सहरी करके आप सो जाते हैं उसके बाद, तो आपने कम से कम 2-3 घंटे तो आपको जागना था खाने के बाद। यू शुड बी, अगर आप वैसे भी सहरी के बाद नमाज पढ़ते हैं ना, थोड़ी सी वॉक वगैरह पे निकल जाते हैं, मैं अपनी कॉलोनी में निकलती हूँ, मैं देखती हूँ माशाल्लाह कुछ लोग निकले होते हैं, सम पीपल स्टिल आर अवेयर। जब आप वॉक वगैरह करके नमाज पढ़ के इबादत करके अपनी कोई
भी ऑफिस का टास्क रूटीन करके 1-2 घंटे तक सोएं और किसी दिन ये आप करके देखें उसके बाद उठें, आपको उस तरह से तबीयत अपनी खराब महसूस नहीं होगी। तो ये हमारी रूटीन का ही नतीजा ना। फिर अब हम खाने में सिलेक्ट भी क्या कर रहे हैं, खाने में हम तला हुआ खाना सिलेक्ट कर रहे हैं, खाने में हम वो खाना सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर सफेद ब्रेड का, और सहरी में हम क्या कर रहे हैं जी, पराठे खा रहे हैं। पराठे खाना इज नॉट बैड अगर वो आपके पास होल ग्रेन व्हीट का है, अगर आपके पास देसी घी का, अगर आप उसके बाद उसको हजम करते हैं। लेकिन अगर आपने इफ्तारी में भी बहुत, और लोग ये करते हैं ना, आपको पता है वो इफ्तारी के बाद दूसरा तीसरा राउंड भी लगाते हैं, तो इफ्तारी से सहरी तक खाते रहते हैं, तो उसके बाद भी उस पर खा लेते हैं, फिर परेशान होते हैं कि हमारा अगर वेट कंट्रोल में होना था रमजान में तो उल्टा वेट बढ़ गया। बल्कि अक्सर लोग पूरा महीना मैंने देखा है एसिडिटी और डाइजेशन के इश्यूज के साथ रहते हैं, अपनी आदतों की वजह से रहते हैं ना। अगर आप इफ्तारी के बाद खाएं ना, आप इफ्तारी में ही उतना खा लें जितना आपको खाना चाहिए, जो एक नॉर्मल कैलोरी काउंट जो दिन के बाद, और उसके बाद आप सहरी के टाइम खाएं, मैं मान, और रात को टाइम पे आप सो जाएं, और सहरी के बाद आप 1-8 घंटा चल कर, मैं मान ही नहीं सकती आपको एसिडिटी हो। अच्छा, क्या खाना खाने के ही आप इफ्तारी लेट्स सपोज कर रहे हैं, फौरी बाद आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं? अच्छा, एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए खाने के फौरन बाद। खाने के बाद 20 मिनट्स तक अपराइट पोजीशन में आप बैठें, ठीक है। उस पोजीशन में आप अपना, वैसे तो खाने के फौरन बाद चाय भी नहीं पीनी चाहिए, आप अपना छाछ पी लें, बटर मिल्क ले लें, आप अपना दही ले लें, ठीक है। खाने या आपने अपना कहवा लेना है, आप कहवा ले लें, और 20 मिनट के बाद जब 20-25 मिनट्स गुजर गए, खाने में थोड़ा प्रोपेल कर लिया, थोड़ी बहुत चहलकदमी करें, और चहलकदमी करने के बाद सोएं, बिल्कुल उसके बाद मत सो जाएं। वैसे भी अगर आपने नमाज भी पढ़नी है, अक्सर लोग मैंने देखे अपने ऑफिस के असाइनमेंट्स भी सहरी के बाद के लिए स्टूडेंट्स भी सेव करके रखते हैं, ये बेस्ट टाइम है, आप इसको यूटिलाइज करें, और उसके बाद फौरन ना सोएं। और उसके बाद आप कैसे जाग सकेंगे ना, उसके बाद आप तब जाग सकेंगे ना जब आप रात को सोए होंगे। ऐसे ही है, अगर आप रात को ही नहीं सोए होंगे तो आप उसके बाद कैसे जाग सकेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम दही के इस्तेमाल में। सहरी में दही का इस्तेमाल कितना इफेक्टिव है? सहरी में भी करें, आप इफ्तारी में भी करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या वाकई प्यास कम लगती है अगर आप दही खा लेते हैं एक कप? फ़र्क ज़रूर पड़ता है। दही अना मैं अक्सर कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्स ड्रिंक भी है और बहुत ज़बरदस्त हाइड्रेटर भी है। हाइड्रेटर हमने पहले भी बात की थी, हम उस चीज़ को कहते हैं जो पानी और नमकियात दोनों की कमी पूरी करती है। सिर्फ 1 कप ऑफ दही जो है वो आपके दिन का 30% कैल्शियम, 11% पोटेशियम और 23% फास्फोरस की कमी पूरी कर देता है, और इसमें वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नीशियम में वो रिच होती है। अब जो भी चीज़ पोटेशियम और मैग्नीशियम में रिच होगी, कैल्शियम में रिच होगी, वो आपके मसल्स में क्रैम्प्स भी नहीं होने देगी, आपको मेंटली अलर्ट भी रखेगी। मैग्नीशियम स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल है, आपकी एंग्जाइटी भी रिलीव रखेगी। तो जो डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स है ना वो अगर आप दही जैसे हाइड्रेटर्स लेंगे तो आपको कम फील होंगे। ख़ास करके जो बच्चे हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, आप तो ज़रूर 1-1 बड़ा कप दही का इफ्तारी में और 1-1 बड़ा कप दही का सहरी में लें। और इफ़ यू कैन अफोर्ड, ग्रीक योगर्ट की टर्म से आप वाकिफ़ होंगी, ग्रीक योगर्ट का सिलेक्शन करें स्टोर से जाके। पेस्चराइज्ड होमोजेनाइज्ड योगर्ट का सिलेक्शन मत करें, या तो घर में दही बनाएं, जमाएं, इट्स अमेजिंग, या ग्रीक योगर्ट सेलेक्ट करें जो लाइफ कल्चर से एक्टिवेटेड हो, यानी जिसमें प्रोबायोटिक्स की तादाद ज़्यादा हो। जो ग्रीक योगर्ट होता है उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, 9.5 ग्राम होता है 3.5 आउंस में, एज़ कम्पेयर टू 4 ग्राम इन द रेगुलर दही। सो और उसमें कंपैरेटिवली आपके पास कार्बोहाइड्रेट, शुगर भी कम होता है, तो ज़रूर इस्तेमाल करें, सहरी में भी। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पराठे के साथ दही ले रहे हैं, दही में चीनी डाल के खा रहे हैं। मुझे ये बताएं, दही का इस्तेमाल आपको किस फॉर्म में करना है? दही का इस्तेमाल आप खाने के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आप ओट चपाती के साथ भी खा सकते हैं। नहीं, शुगर का तो हम नाम ही नहीं लेते ना, शुगर की तो हम जहाद कर रहे हैं, ठीक है। शुगर का तो बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और दूध में भी खुदा के वास्ते चीनी ना डाल के पिया करें, दही में भी चीनी ना डाल के पिया करें। अपना दूध में अपना शुगर होता है, अपना लैक्टोज होता है 12 ग्राम, उसको इसकी शुगर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दही को हमने शुगर से ही तो पाक किया होता है। दही बनती है आपके पास प्रोबायोटिक है, ठीक है, फर्मेंटेशन से बनती है। उस दौरान में लैक्टोज आपके पास तकरीबन दही में सारा निकल गया होता है। उसके प्रोबायोटिक्स को जो आपने इंजॉय करना है, जिससे आपके गट को, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना है। जब आप शुगर लेंगे, प्रोबायोटिक को तो आप इंजॉय ही नहीं कर सकते, तो आपने लिया क्या? बिल्कुल, फिर आपने दही क्यों ली? बिल्कुल। अच्छा जी, दही का इस्तेमाल हमने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग डिफरेंट फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं, लस्सी बना लेते हैं, क्या वो भी इफेक्टिव है? लोग कहते हैं अच्छा ये वाली लस्सी पी लेंगे नमक डाल के, या चीनी डाल के, टेस्ट भी एक डेवलप हो जाता है, दूसरा प्यास नहीं आपको लगती। अच्छा, एक तो दही और पानी की लस्सी बनाया करें, जो आपके पास आयुर्वेदा की लस्सी है, जिसको आप नमकीन लस्सी भी कहते हैं, छाछ भी कहते हैं। और उसके डाइजेशन पे इफेक्ट्स, क्योंकि हम इंडाइजेशन की बात कर रहे हैं, बेहतरीन करने के लिए उसमें थोड़ा सा नटमेग पाउडर, ठीक है, या फिर थोड़ा सा सिनेमन, दालचीनी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, ज़ीरा, इसका कूलिंग इफेक्ट है। बस लस्सी आपने इसी तरीके से बनानी है। दही को दूध के साथ मिक्स ना करें, इट इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। और दूध और दही,
लोग पता है क्या करते हैं, नमकीन लस्सी कैसे बनाते हैं, दूध और दही को मिक्स करते हैं और साथ नमक डाल देते हैं। वेरी बैड कॉम्बिनेशन। दूध के साथ कभी भी नमक मिक्स नहीं करते। इसलिए कहती हूँ कि खाने के बीच में भी दूध, लोग पराठा खा रहे हैं साथ, लोग बड़ा कहते हैं मैंने अपने बच्चे को पराठा अंडा और साथ दूध का गिलास दिया। डोंट डू दैट। दूध ने आपकी बॉडी में जाके फर्मेंट होना होता है, ठीक है। और जब आप नमक लेते हैं, जो नमक है ना उसका सोडियम, वो उसके फर्मेंटेशन प्रोसेस को दूध के रोक देता है, ठीक है। इससे आपने नोट किया होगा कि अक्सर कभी बच्चों को दूध पीने के बाद उल्टी आ जाए और वो पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, तो पीडियाट्रिशियन जो है वो कहता है कि अच्छा जो इसने दूध निकाला था वो फटा हुआ था। अगर फटा हो तो पीडियाट्रिशियन परेशान नहीं होता, अगर फटा ना इसका मतलब है बच्चे का हाजमा ठीक काम नहीं कर रहा। तो दूध का अंदर जाके फटना जरूरी है। अगर आप दूध को नमक के साथ लेंगे, दूध दही बना के नमक के साथ लेंगे, वो अंदर जाके फटेगा नहीं, तो वो डाइजेशन का प्रोसेस हैम्पर होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी है। बहुत सारे लोगों को मेरे ख्याल से इस बारे में पता ही नहीं था। दूध में शहद का इस्तेमाल लोग करते हैं, दूध में चीनी का इस्तेमाल लोग करते हैं, दूध में डिफरेंट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। बताइएगा, दूध अपनी असल ग़िज़ाइयत में बरकरार रहता है इसके बाद? बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा भी दिल कर रहा है ना दूध में किसी चीज़ का इस्तेमाल करने का, तो आप बहुत ज़्यादा मीठे का तो आप डेट शुगर या शहद का कर ले, वरना मैं वो भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। देखिए, दूध में अपना नेचुरल शुगर होता है जिसको आप लैक्टोज कहते हैं, 12 ग्राम्स तक उसमें लैक्टोज होता है। जब आप उसमें चीनी डालते हैं, ठीक है, चीनी, वाइट चीनी, रिफाइंड शुगर, वो अब दूध ने आपके पास उसमें 80% केजीन और 20% भी है। केजीन आपके पास एक स्लोली डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। दूध ने आराम से कंपैरेटिवली टाइम लगा के डाइजेस्ट होना था, बीच में आपने उसमें चीनी मिक्स कर दी है। चीनी आपके ब्लड में फास्ट एब्जॉर्ब होगी। आपको जो लोग दूध में चीनी डालते हैं इसकी वजह से उनको अनहेल्दी बहुत ज़्यादा वेट गेन भी होता है। मशरूबात तो खुद चीनी से लोडेड, हमें पता है, हम जानते हैं मशरूबात चीनी से खुद लोडेड होते हैं। तो आपने दूध को किसी भी मील के साथ मिक्स नहीं करना। दूध को इवन कि आपने किसी और प्रोटीन के साथ भी मिक्स नहीं करना। दूध में खुद सारे अमाइनो एसिड्स हैं। दूध को आप जब भी लेंगे एक मील की जगह लेंगे, आप उसको कभी भी मील के साथ नहीं लेंगे। और उसमें साथ मशरूबात, चीनी को तो खैर लेना ही नहीं, ये सब कुछ भी शामिल हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा, दूध से बनी हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, ये क्या इफेक्टिव है? फ्लेवर मिल्क भी मिल जाता है बाजार से, हम वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं और समझते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, फ्लेवर्ड मिल्क में बहुत ज़्यादा एडिड शुगर होती है और जो उसमें शुगर एडिड होती है उसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, मतलब कोई अथॉरिटी नहीं है जो कंट्रोल कर रहा हो कि इसमें कितनी शुगर ऐड की गई है। इसी तरह जैसे आपके पास ब्रेकफास्ट सीरियल्स मिलते हैं बच्चों के लिए, उसमें कुछ सीरियल्स में अप टू 17 ग्राम्स ऑफ एडिड शुगर होता है। डोंट गो फॉर इट। आपके बच्चों को कोई दूध दही को जो आप अपने बच्चों को पता नहीं फ्ला फ्लेवर्ड योगर्ट, ये फ्लेवर्ड योगर्ट, पोमेग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी, ये मत लेके दें। इनमें से किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। दूध से बनी जिन चीज़ों का ना हमें वाकई इस्तेमाल करना चाहिए जो फर्मेंटेड है, पनीर, दही, देसी घी, मलाई, ये दूध से बनी चीज़ें हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी जो आपके पास अगर आपने बाजार से योगर्ट खरीदना है, मैं बता चुकी हूँ, आप ग्रीक योगर्ट खरीदें जिसमें एक्टिव लाइफ कल्चर्स होते हैं। अब हमारे पास जो लोग अफोर्डिंग है, ठीक है, अब हमारे पास ग्रोसरी स्टोर्स में भरे हैं ये शेल्फ्स, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर कोई घर की दही की आपने बात की, कितनी इफेक्टिव है। आजकल गर्मी है, दही खट्टा भी हो जाता है जो बाहर से मिलता है, तो घर की दही कितनी इफेक्टिव है? अगर किसी के पास टाइम है, मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि अगर किसी के पास टाइम है और आप जमा सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। आप घर, आपको नहीं ज़रूरत बाजार की, आप घर में ही जमाएं और घर वाली दही इस्तेमाल करें। लोडेड है वो प्रोबायोटिक्स से, उसमें जितना आपके पास अच्छे वाला फैट होना चाहिए जो आपकी दिमाग की हेल्थ के लिए अच्छा है, जितना आपके पास प्रोटीन होना चाहिए आपकी मसल बिल्डिंग के लिए, इट्स अमेजिंग, जितना आपके पास प्रोबायोटिक होना चाहिए। मैं जमाए जो खवातीन, जो मर्द हज़रात जिनके पास टाइम है वो घर में कर सकते हैं, प्लीज़ गो फॉर इट। चलें जी, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा जी, कोई शहरी में ऐसी आप ट्रिक बताना चाहें, टिप बताना चाहें कि प्यास कम लगे, लोग ये बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, क्या करें? जितना कम तला हुआ खाना आप खाएंगे ना अपने इफ्तार के मेन्यू में, उतनी ही कम प्यास आपको पूरा दिन लगेगी। ठीक है। आप घर की रोटी सालन खाएं, ठीक है, आप दाल रोटी खाएं, आप चिकन रोटी खाएं, आप बेक फिश रोटी खाएं, आप थोड़ा सा फ्रूट खाएं, आप छाछ पिएं, आपको उतनी ही कम प्यास लगेगी। ठीक है, दिस इज द सिंपल टिप। और स्पाइसी खाना अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं वो भी आपको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा सावर, बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, आप ये चीज़ें कम खाएं, प्यास आपको कम लगेगी। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज में देना चाहूँगी कि दूध एक कंप्लीट मील है बेशक, लेकिन हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में 65 to 80% ऑफ पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है। माएँ, अगर आपके बच्चों को दूध हजम नहीं होता, उनको ज़बरदस्ती दूध मत दें। कैल्शियम के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हरी सब्जियों, दालों, नट्स इसकी सूरत में मौजूद हैं। प्लीज़ किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें, लैक्टोज इंटॉलरेंट बच्चों को दूध ना दें। सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सहर आपके वक्त के लिए।
नाज़रीन, आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। रोज़े में आपने सहरी और अफ्तारी में किस तरह से दही और दूध का इस्तेमाल करना है, हमने पूरी कोशिश की है, क्योंकि ये दो चीज़ें कहा जाता है ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं और सम टाइम हम ग़िज़ाइयत हासिल करने के बजाय इनकी तमाम ग़िज़ाइयत तो खुद ही पानी फेर देते हैं। तो जो तरीका सहर ने बताया, इसके अकॉर्डिंग अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और फ़ायदा भी उसका आपको पहुँचेगा। फ़िलहाल हमने एक ब्रेक लेनी है, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं जी, आज है 10 रमज़ानुल मुबारक और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का आज यौम वफ़ात है। उनकी ज़िंदगी के कुछ बहुत ही खूबसूरत पहलू हैं, उन पर ज़रूर हम रोशनी डालेंगे और आज की ख़वातीन के लिए उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ पैगामात भी हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बिलाशुबा उनकी ज़िंदगी जो है हमारे लिए पल पल के लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई सबक है, तो कोशिश करेंगे कि हम कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें। स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, तारुफ़ कराना चाहूँगी जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं सैयदा उज़्मा नकवी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आज के दिन के मुनासिबत से क्या कहेंगे? 10 रमज़ानुल मुबारक। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रमज़ान का महीना, कुरान का महीना और कुरान की बहार का महीना। सबसे पहले तो तमाम आलम इंसानियत को, आलम इस्लाम को जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत पर ताज़ियत पेश करती हूँ और अपने वक्त के इमाम की खिदमत में भी ताज़ियत पेश करती हूँ। जहाँ तक इस मस्तूर अव्वल का ताल्लुक़ है कि ये रसूल की ज़िंदगी में आने वाली पहली खातून है और ज़िंदगी के 25 साल इन्होंने रसूल के साथ गुजारे, सुभान अल्लाह। और जिनके लिए रसूल फरमाते थे कि खदीजा जैसी कोई नहीं। ये वो खातून है कि जिनके लिए रसूल का इरशाद है कि ये वो खातून है कि इन्होंने उस वक्त मेरी तायद की जब लोग तरदीद कर रहे थे, इन्होंने उस वक्त मुझे मेरी पहचान करवाई जब लोग मुझे जुटला रहे थे। जब मेरे पास दौलत नहीं थी, इन्होंने अपनी दौलत मेरे कदमों में निछावर कर दी। और सबसे बड़ी बात जो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाई वो ये था कि ये खदीजा वो बीबी है कि जब काफिर और मुशरिक मुझे अबतर कह रहे थे तो इस बीबी के वजूद से अल्लाह ने मुझे औलाद अता की, और वो औलाद भी कैसी, फातिमा जैसी बेटी अता की। वो कि इस बीबी के वजूद से अल्लाह ने रसूल को बेटे भी अता किए, लेकिन उनके वफ़ात के बाद जो थे आस बिन वाइल ने नबी को अबतर होने का ताना दिया, तो फिर अल्लाह ने फातिमा जैसी बेटी अता कर दी इस बीबी के वजूद से। बीबी की ज़ात के हवाले से बहुत सारे बीबी के अलक़ाबात है। सबसे बड़ा लक़ब तो उनका मलिकतुल अरब है, सुभान, यानी अरब की मलिका। देखिए बीबी इतनी दौलतमंद थी, इतनी साहिब सरवत थी। अब दुनिया सवाल करती है कि इतनी दौलत बीबी के पास आई कहाँ से? तो बीबी के अजदाद बहुत अमीर थे और उनके यहाँ एक सिलसिला था कि जब कोई उनके जो बड़े बुज़ुर्ग थे, जब वो असाइयत को कबूल करते थे, यानी वो जराबियत की तरफ जब जाते थे, तो वो अपनी सारी दौलत, अपना सारा जो माल था वो अपने दूसरे भाई को कन्वर्ट कर देते थे। तो जनाब खदीजा के पास ना सिर्फ अपने वालिद का बल्कि अपनी अजदाद की भी जो मालो दौलत था वो उनके पास था। यहाँ तक कि तारीख़ ने लिखा है कि इतनी अमीर खातून थी कि वो जो लिबास पहनती थी वो भी सोने के तारों का बना हुआ होता था, और जो लिबास एक दफ़ा पहन लेती थी उसको दोबारा नहीं पहनती थी। और आबिदा थी, ताहिरा थी, पाक व ताहिर बीबी थी और जाहिदा भी थी। अब जाहिदा से मुराद क्या है? ज़ुहद। ज़ुहद क्या है? ज़ुहद का मायने ये नहीं कि आप अपने पास रखें और किसी को ना दें। ज़ुहद का मायने ये है कि अपने पास है तो उसको आगे भी दें, क्योंकि कुरान कह रहा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में दो। जनाब खदीजा वो बीबी हैं कि जिन्होंने दिया नहीं बल्कि सब कुछ लुटा दिया। यानी देखिए, एक चीज़ होती है देना, एक चीज़ होता है लुटा देना। जब साइल दरवाजे पे आता है ना, फ़कीर आता है, तो उसको हम सब कुछ नहीं देते, उसको हम कुछ देते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क है साइल में और दीन इस्लाम में। साइल को हम कुछ देते हैं, इस्लाम के लिए क्या है कि अपनी जान भी दे दें, अपना खून भी दे दें, कि जैसे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपना खून दिया, अपने बेटों का खून दिया इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। तो इस बीबी ने अपना सब कुछ रसूल के कदमों से निछावर कर दिया। अब हमारे यहाँ मेयार क्या है? हमारे यहाँ मेयार ये है कि जब कोई किसी खातून की शादी होती है तो वो चाहती है कि जो मेरा जीवन साथी है, जो मेरा शरीक हयात है, वो मेरा हम पल्ला हो। हम पल्ला से मुराद क्या है कि
और उसका ये सोच है कि अगर मैं एमए मैंने किया हुआ है तो मैं मैट्रिक पास से मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे भी एमए या एमए से ऊपर चाहिए। अगर मेरा घर एक कनाल पे है तो जो मेरा जीवन साथी शरीक हयात जो है उसका घर 2 कनालों पर हो। लेकिन जनाब खतीजा ने खुद रसूल खुदा को शादी की पेशकश की और इस मयार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया कि दौलत मयार नहीं है। हम पल्ला होने का मतलब क्या है कि दौलत के ज़रिए हम पल्ला नहीं होना, सोच, फ़िक्र, ख़यालात का एक होना ज़रूरी है। क्योंकि जिस वक्त जनाब खतीजा ने रसूल खुदा को शादी का पैगाम दिया था उस वक्त कुरान कह रहा है, कुरान मजीद की आयत है जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कि जब हमने तुम्हें यतीम पाया तो हमने तुम्हारी परवरिश की, जब हमने तुम्हारे पास दौलत की कमी देखी तो हमने तुम्हें दौलत अता की। यानी जिस वक्त रसूल को जनाब खतीजा ने शादी की पेशकश की थी, रसूल यतीम थे, जनाब खतीजा यतीम नहीं थी। रसूल के पास दौलत नहीं थी, जनाब खतीजा के पास दौलत थी। लेकिन उस तसव्वुर को बीवी ने ख़त्म किया कि हम पल्ला होना स्टेटस नहीं है, हम पल्ला होना ख्यालात और तसव्वुरात का एक होना है। और ज़िंदगी जो बीवी की गुजरी है 25 साल ज़िंदगी में कदम कदम पर यानी रसूल ने बीबी के साथ जो ज़िंदगी गुजारी है, कोई लम्हा ऐसा नहीं, कभी ऐसा कोई वक्त आ जाता था कि साबित सुफ़ा आप जानती हैं कि जैसे 2 जोक दर जोक लोग इस्लाम कबूल करके आ रहे थे, दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, अब उनकी कफ़ालत का मामला था तो रसूल अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कहते थे। यानी बेहतरीन ज़ौजा होने का अंदाज़ देखिए कि रसूल एक दिन आते हैं, घर आके तशरीफ़ रखते हैं और चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी होती है तो जनाब खतीजा यानी ऐसी शरीका हयात है कि जो शौहर के मिजाज से वाकिफ़ हैं तो वो उनको देख कर फरमाती कि या रसूलल्लाह मैं आपके चेहरे पर परेशानी देख रही हूँ। तो आका फरमाते हैं कि साबित सुफ़ा के लिए इंतज़ामात के लिए मेरे पास रकम की कमी है। तो बीवी फरमाती कि आप फ़िक्र न कीजिए, नौकरों से कहती हैं, ग़ुलामों से कहती, कनीज़ों से कहती हैं कि वो गल्ला खोलो, गल्ला खाना खोलो, वो जो कमरा जिसमें बीबी का रकम होती थी, पैसे होते थे, बीबी ने फरमाया कि ले के आओ और ला के मेरे वारिस के कदमों में ढेर कर दो। यहाँ तक बाज़-औक़ात होता था कि इतना बीबी मालो दौलत रसूल के कदमों के ऊपर ढेर करती थी, सामने ढेर करती थी कि रसूल उस ढेर के पीछे छुप जाते थे। सुभान अल्लाह। यानी जो कुछ था बीबी ने सब कुछ रसूल की ज़ात पर खर्च कर दिए। यहाँ तक कि आखिरी वक्त में बीबी के पास अपने कफन के लिए भी पैसे नहीं थे और बीबी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा छोटी सी थी और बीबी के पास मौजूद थी। तो बीबी ने जनाब फ़ातिमा से कहा कि जाके अपने बाबा से सिफारिश करो कि अब मेरे पास कफन के लिए भी पैसे नहीं है, तो जब मैं दुनिया से जाऊँ तो मुझे अपना कुर्ता कफन के तौर पर अता कर। तो ज़िदानी मतलब यानी एक बीबी जो इतनी शहाना ज़िंदगी जिसने गुजारी, हमारे जैसी ख़वातीन हो तो अगर एक शहाना ज़िंदगी गुजार के जब शोहर के घर आए वहाँ तंगी देखे तो 100 तरह के शोहर को ताने देती हैं, लेकिन बीबी ने ताने नहीं दिए क्योंकि कुरान भी कह रहा है कि तानों को बर्दाश्त करो। जो तानों को बर्दाश्त करता है वो अजमत की बुलंदियों पर आता है। बीबी को भी तो ताना दिया गया ना, बीबी को भी ये कहा गया कि आप अशराफ में से साहिब सरवत थी, आप दौलतमंद खातून थी, फिर आपने एक यतीम को क्यों कबूल किया। बिल्कुल एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि एक शख्स हंस रहा था तो किसी दूसरे शख्स ने उसको देख के पूछा कि भाई क्यों हंस रहे हो। कहा मेरा बेटा मुझसे पैसे मांगने के लिए आया, तो मैंने उसको कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने कहा नहीं है। तो मेरे बेटे ने मुझे कुछ नहीं कहा बल्कि अपनी माँ की तरफ देख के कहा कि अम्मा इस फ़कीर के अलावा तुझे जीवन साथी बनाने के लिए कोई नहीं मिला। बीबी को भी ताने सुनने पड़े कि आप इतनी दौलतमंद थी, आप इतनी साहिब सरवत थी, फिर आपने एक यतीम को अपनी ज़िंदगी का साथी क्यों बनाया। क्योंकि बीबी ने फरमाया कि जो मुझे रसूल की खिदमत में आके जो मिला वो दुनिया की तमाम दौलतों से हेज। कुछ उनकी सीरत पे रोशनी डालिएगा, कुछ उनकी आदत, कुछ उनका बात करने का तरीका रोशनी डालिएगा। बहुत धीमा अंदाज था बीबी का, बहुत पोलाइट लहजा था बीबी का और चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, गुस्सा नहीं आता था बीबी को, बुर्दबारी थी, हलीमी थी, फ़याज़ थी बहुत ज़्यादा कि जो उनके दर पे आ जाता था एक दफ़ा सवाल कर देता था, बीबी उसके सवाल को कभी रद्द नहीं करती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई साइल उनके दरवाजे पे आए और उससे खाली उठा। कितनी बच्चियाँ थीं उस ज़माने में जिस ज़माने में औरत की अहमियत नहीं थी, खातून को इंसान तस्वुर ही नहीं किया जाता था। उस ज़माने में बीबी ने अपने किरदार से अपने आप को मनवाया। वाह वाह। यानी इतने लोगों में रहते हुए भी बीबी ने अपनी अजमत को बरकरार रखा है। यहाँ तक कि आप जानती हैं कि बीबी के लिए कहा जाता है सैयदा तुज्जार,
यानी ताजरों की सैयदा। अब यानी इतने मर्दों में बीबी का तजारत करना और तजारत भी उस अंदाज में करना कि हिजाब बीबी का मुकम्मल होता था। और जिस वक्त आपको बताइए कि यमन उस वक्त जो एक दौलतमंद शहर था और जितने तिजारत के सिलसिले होते थे वो यमन में होते थे, तो बीबी के लिए एक पर्दा हायल किया जाता था, यानी उतनी देर जैसे कह सकते हैं कि आलमी मंडी लगती थी यमन में, उतनी देर तक जो जब तक बीबी आ नहीं जाती थी कोई कीमत नहीं तय होती थी। और जब बीबी आकर बैठ जाती थी और तमाम लोगों के फैसले सुनती थी, उसके बाद जो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फैसला करती थी वही तमाम लोग जो थे, तमाम ताजर थे, वो उसको कबूल करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैसेज क्या उनकी ज़िंदगी से मिलता है आज की ख़वातीन? देखिए मैसेज यही है ना कि वो दौर, जिस दौर में औरत को इंसान नहीं समझा जाता था, बीबी ने अपने मकाम से, अपने किरदार से मनवाया। आज तो औरत को अहमियत दी जाती है, आज औरत आज़ाद है, आज औरत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। उस दौर में पाबंदियाँ थी, इस दौर में कोई पाबंदी नहीं। औरत सब कुछ कर सकती है अगर करना चाहे, अपने हिजाब के साथ, अपने पर्दे के साथ, अपनी फैमिली को अगर सपोर्ट करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ऑनलाइन जो है वो अपना बिजनेस कर सकती है, किसी भी किस्म का हो बिजनेस कर सकती है, लोगों से डील कर सकती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ सकती है। आप देख लीजिए डॉक्टर आज औरत बन रही है, आज डॉक्टर और इंजीनियर बन रही है, ऑफिसर और पूरे पूरे हकूक औरत को मिल रहे हैं। तो हमारे औरतों के लिए यही पैगाम है कि अगर आप अपने हिजाब को मुकम्मल रखते हुए, अपने पर्दे को मुकम्मल करते हुए, अपने इज्जत नफ्स का दिफा करते हुए अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें तो आप फील्ड में जाकर काम कर सकते हैं। और आपको तो कानून भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, आपके लिए तो कानून में भी बहुत सारी आसानियाँ औरत के लिए आज के दौर में पैदा कर दी गई। बिल्कुल आपने सही फरमाया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन हम चलेंगे ब्रेक का, मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम सेगमेंट शामिल करने वाले हैं और आज के सेगमेंट में सबसे पहले आज की हेल्दी टिप हम शामिल करेंगे। मुजाहिद आज हमें ज्वाइन करेंगे। आज की एक्सरसाइज वो हमें बताएंगे कि आपने कौन सी एक्सरसाइज आज के दिन करनी है। जी मुजाहिद। आज जो मैं आपके साथ वर्कआउट शेयर करने जा रहा हूँ वो है शोल्डर का वर्कआउट। और इस वर्कआउट के लिए आपको किसी भी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्कआउट आप घर पे बहुत इजीली कर सकते हो और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जिन मेल्स फीमेल्स के कंधे बहुत भारी हो चुके हैं, शोल्डर बहुत फैटी हो चुके हैं, शोल्डर पे फैट जमा हो चुकी है, ये जिनकी बैक जो बहुत भारी हैं, तो वो वर्कआउट करें। इंशाल्लाह इफेक्टिव वर्कआउट है। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है एल्बो टू साइड। एल्बो टू साइड के लिए हमने अपनी फिंगर बिहाइंड हेड रखनी है और ये हमने करना है स्ट्रेच एंड स्क्वीज़, स्ट्रेच एंड स्क्वीज़। इस एक्सरसाइज को हमने 50 सेकंड तक परफॉर्म करना है। देन हमने रेस्ट लेना है। इस तरह के हमने इसके 4 सेट करने हैं। हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है बैक स्क्वीज़। बैक स्क्वीज़ के लिए आपने अपने हाथ उठाने हैं और ये स्क्वीज़ करना है 1 2 एंड 3। इसके लिए रेपिटेशन नहीं, इसके लिए हम टाइम काउंट किया जाएगा। ये आपने 50 सेकंड तक इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, फिर आपने रेस्ट लेना है। इसके भी आपने 4 सेट करने हैं। हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है वॉल स्लाइड। वॉल स्लाइड आप घर के किसी भी दीवार के साथ लग के बैठ के पोजीशन उसकी ये होनी चाहिए। ये है वॉल स्लाइड 1 2 3। ये भी आपने 50 सेकंड तक करना है वॉल स्लाइड। इसके साथ अब करते हैं हम अपनी फोर्थ एक्सरसाइज और उसके लिए हमने करना है साइड रेज। साइड रेज के लिए हमारी पोजीशन एल्बो आर्म्स की ये होनी चाहिए। ये है साइड रेज। इसके लिए आप घर में कोई भी वेट ले सकती हैं, पानी की बोतल ले सकते हो, आप घर में इसको इजीली कर सकते हो। इसको कहते हैं साइड रेज। इसको भी आपने करना है 50 सेकंड तक, फिर आपने इसका लेना है ब्रेक। आई होप आपको मेरा ये वर्कआउट पसंद आया होगा। मिलते हैं। थैंक यू मुजाहिद। आज की हेल्दी टिप आपने जान ली। आज के मौसम की सूरत हाल हमें बता रही है मायदा, इस वक्त बाहर मौजूद है। जी मायदा। जी बिल्कुल है ना। शहर के मौसम की अगर बात करें तो शहर का मौसम जो है आज खासा खूबसूरत है। पिछले कुछ दिनों से जो गर्मी की शिद्दत में खासा रिकॉर्ड जो है वो देखने में नज़र आ रहा था, खासी गर्मी में इजाफा देखने में नज़र आ रहा था, वो आज टूटा है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचोली का सिलसिला जारी है क्योंकि ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएँ चल रही हैं और साथ ही साथ सूरज और बादलों में भी जो है ये 2 दिन तक इसी तरह से आंख मिचोली का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से अभी मौजूदा दर्जा हरारत
33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन साथ ही जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उसके बायस जो है शहरियों का आज रोज़ा भी जो है वो खासा ठंडा होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि पहले जो है गर्मी की शिद्दत के बायस शहरी खासे परेशान नज़र आ रहे थे, लेकिन आज मौसम जो है वो बहुत खुशगवार है। उसी के साथ हवा में नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड किया जा रहा है। और दूसरी जानिब बात करें अगर शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स उसमें भी थोड़ी कमी देखने में नज़र आई है। 171 रिकॉर्ड किया गया है। अतराफ़ में भी मुख्तलिफ जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी का जो है वो ग्राफ, तो उसमें भी थोड़ी सी जो है वो कमी देखने में नज़र आई है। उसी के साथ साथ अगर बारिशों की बात करें तो शहर में बारिशें होना अभी जो है वो बहुत लाजिम हो गई हैं, क्योंकि गर्मी में जो है आज थोड़ा सा जो है वो उसमें कमी देखने में नज़र आई है, लेकिन उससे पहले खासी गर्मी की शिद्दत जो है वो देखने में नज़र आ रही थी। तो जो है 24 घंटे के दौरान ताहाल महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की प्रेडिक्शन अभी तक जाहिर नहीं की गई है और आइंदा हफ्ते में भी जो है बारिशें नहीं। ठीक है मायदा, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जो कि है माल का हाल। करेंसी रेट क्या हैं आपके साथ शेयर करेंगे। हाल का हाल आपने जाना। डॉलर की कीमत कम आना शुरू है जो कि खुश आइंद है और लोग इससे जो है वो बड़े खुश भी नज़र आ रहे हैं। डॉलर की कीमत कम होगी तो अल्टीमेटली आपको दीगर चीज़ों में भी कीमतों में कमी नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त पहुँचे अपने इख्तिताम को। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर नए मेहमानों के साथ और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।